सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ राशिद। कृषि दर्शन के नए अंक में आप सभी का स्वागत है। कृषि दर्शन के हर अंक में हर रोज हम नए नए विषयों पर आपको जानकारियां देते हैं, लेकिन आज एक विषय नहीं बल्कि तीन अलग विषयों से आपको अवगत कराएंगे। पहला ये कि भारतीय राष्ट्रीय बीज निगम किस तरह से आपकी खेती को उन्नत बनाने में सहयोग कर सकता है। दूसरा ये कि भारतीय राष्ट्रीय शहरी जो मध्यम वर्ग है उसको हरी सब्जियां घर बैठे कैसे मिल सकती हैं। और तीसरा ये कि किस तरह से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली पूसा ने तकनीक का उपयोग कर कृषक को और अधिक उन्नत और मजबूत बनाया है। लेकिन परंपरा के तौर पर पहले एक नज़र मौसम के मिजाज पर, कमोडिटी की जानकारी और शुरुआत कार्यक्रम की खबरें खेती के साथ। किसानों को ऋण माफी लाभ सीधे मिले, विशेष समिति का गठन। भारत झींगा मछली का बड़ा निर्यातक देश बना और देश की कृषि निर्भर आबादी में वृद्धि। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं कुसुमलता। अब खबरें विस्तार से। मौसम की मार हो या कीट व्याधियों का प्रकोप हो, ऐसे में किसान का ऋण चुका पाना मुश्किल हो जाता है। सरकार द्वारा किसान हितकारी नीतियों के अंतर्गत ऋण माफ कर दिया जाता है। अब इस दिशा में विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट। फसल से जुड़ी हर वस्तु, बीज, खाद आदि के लिए किसान को सहकारी ग्रामीण और सरकारी बैंकों द्वारा ऋण मुहैया कराया जाता है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश में ऋण का अनुपात सकल घरेलू उत्पाद का 70% है, जबकि कृषि में ये 36% से भी कम है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की एक विशेष समिति की रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण क्षेत्र में ऋण व्यवस्था मजबूत करने के लिए सीधे किसानों को ऋण माफी के अलावा अन्य सुविधाएं भी दी जानी चाहिए। सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है ताकि अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हो सकें। देश ही नहीं, विदेशों में भी भारतीय मछली की मांग तेजी से बढ़ रही है। गर्व का विषय है कि भारत इस दिशा में बाजी मारते हुए झींगा मछली निर्यात का सबसे बड़ा देश बन गया है। पेश है एक रिपोर्ट। जल की कलकल करती इन लहरों में समाई जल कृषि की अपार संपदा ने देश की खाद्य सुरक्षा की मजबूती में तो मदद दी ही है, अब भारी विदेशी मुद्रा भी अर्जित करा रही है। झींगा मछलियों का निर्यात करने वाला भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है। गर्व का विषय है कि समुद्री उत्पादों के निर्यात के इतिहास में पहली बार भारत ने थाईलैंड को पछाड़ ये जगह बनाई है। भारतीय समुद्री उत्पाद निर्यातक संघ के अनुसार भारत द्वारा अमेरिका को सबसे ज्यादा $1 अरब मूल्य की 94,000 टन झींगा मछलियों का निर्यात किया गया है। कृषि प्रधान कहे जाने वाले देश भारत में खेतीबाड़ी से जुड़ी आबादी में और बढ़ोतरी हुई है। पेश है इस दिशा में हुए विश्व स्तरीय सर्वेक्षण की ये रिपोर्ट। कृषि पर निर्भरता इस देश में युगों युगों से रही है। इधर विश्व स्तरीय संस्था वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूट की ताजा सर्वेक्षण आधारित रिपोर्ट बताती है कि भारत में कृषि पर निर्भर आबादी में 1980 से अब तक 50% की भारी वृद्धि हुई है। इस तरह से वो कृषि वृद्धि दर्शाता विश्व का पहला देश बन गया है। दूसरे स्थान पर चीन है। भारत में मशीनीकरण से जुड़ी हाईटेक कृषि लोकप्रियता की ओर है। रह रहकर बदलता बिगड़ता मौसम खेती के लिए चुनौती बन रहा है। जानिए कि किस स्थान पर मौसम की क्या चाल है और इसके अनुरूप क्या कुछ कृषि कार्य किया जाए। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 24 घंटों में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में बारिश होने की संभावना है। अगले 72 घंटों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश तथा झारखंड में बारिश हो सकती है। अगले 3 दिनों में तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तथा लक्षद्वीप में बारिश होने की उम्मीद है। देश के शेष भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी,
बस इतनी सी रासायनिक खाद। किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। उत्पादन लिए कृषि मंडी की ओर जा रहे हैं तो पहले देश की कृषि उपज मंडियों में विभिन्न जिन्सों का भाव तो जान लीजिए। शुरुआत करते हैं देश की विभिन्न मंडियों में जिन्सों के भाव से। कॉफी मंजेरी केरल की मंडी में न्यूनतम मूल्य 18,000 रुपये और अधिकतम मूल्य 19,500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहे। चाय मंजेरी केरल में 14,500 रुपये से 15,500 रुपये, धान लोहरदग्गा झारखंड में 1,400 रुपये से 1,500 रुपये, पुलपल्ली केरल में 1,400 रुपये से 1,800 रुपये, कोटा राजस्थान में 2,850 रुपये से 3,881 रुपये। चावल कछार असम में 2,400 रुपये से 2,800 रुपये, मंजेरी केरल में 2,900 रुपये से 4,000 रुपये, शिलोंग मेघालय में 3,400 रुपये से 3,600 रुपये। गेहूं राजकोट गुजरात में 1,650 रुपये से 1,960 रुपये, जमशेदपुर झारखंड में 1,750 रुपये से 1,850 रुपये, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में 1,600 रुपये से 1,650 रुपये। सरसों तेल कछार असम में 9,500 रुपये से 9,900 रुपये, पुरुलिया पश्चिम बंगाल में 9,333 रुपये, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में 7,400 रुपये से 7,600 रुपये। अरहर राजकोट गुजरात में 3,635 रुपये से 4,165 रुपये, गोंडा उत्तर प्रदेश में 4,350 रुपये से 4,380 रुपये, जम्मू व कश्मीर में 6,800 रुपये से 7,600 रुपये। और अब एक नजर डालते हैं फल सब्जियों के भाव पर। अंगूर उकलाना हरियाणा में 4,000 रुपये से 4,500 रुपये, विलासपुर हिमाचल प्रदेश में 4,000 रुपये से 6,000 रुपये, मंजेरी केरल में 2,300 रुपये से 3,000 रुपये, सेब कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में 8,000 रुपये से 10,000 रुपये, नरवाल जम्मू व कश्मीर में 4,000 रुपये से 5,000 रुपये, फगवाड़ा पंजाब में 6,500 रुपये, केला गुड़गांव हरियाणा में 2,400 रुपये, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में 2,500 रुपये से 4,000 रुपये, इम्फाल मणिपुर में 2,900 रुपये से 3,100 रुपये, भिंडी सूरत गुजरात में 1,750 रुपये से 2,750 रुपये, माधवपुरम केरल में 2,400 रुपये से 2,600 रुपये, जूनागढ़ ओडिशा में 3,500 रुपये से 4,000 रुपये। फूल गोभी कछार असम में 1,500 रुपये से 1,650 रुपये, उकलाना हरियाणा में 500 रुपये, लोहरदग्गा झारखंड में 300 रुपये से 400 रुपये, प्याज गुड़गांव हरियाणा में 700 रुपये से 1,100 रुपये, डाल्टेनगंज झारखंड में 1,400 रुपये से 1,800 रुपये, पारलाखे मुंडी ओडिशा में 1,500 रुपये से 2,000 रुपये। और अब एक नजर डालते हैं देश की विभिन्न मंडियों में मसालों के भाव पर। जीरा राजकोट गुजरात में 8,750 रुपये से 10,900 रुपये, लाल मिर्च लोहरदग्गा झारखंड में 8,000 रुपये से 9,000 रुपये, पलाकड़ केरल में 7,500 रुपये से 8,000 रुपये, लहसुन राजकोट गुजरात में 1,000 रुपये से 4,250 रुपये, बठिंडा पंजाब में 3,500 रुपये से 4,500 रुपये, हल्दी मंजेरी केरल में 6,500 रुपये से 7,000 रुपये, वहीं सलेम तमिलनाडु में 7,200 रुपये से 7,500 रुपये।
खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। किसान भाइयों, आपने तैयारी कर रखी है आने वाली खरीफ की फसल के लिए, और एक तैयारी की है राष्ट्रीय बीज निगम ने भी। अनुसंधान करके 60 नई बीजों की किस्मों को तैयार किया गया है और इस 60 नई बीजों की किस्मों से 600 नई प्रजातियां पैदा की जाएंगी। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि ये 600 प्रजातियां किसी भी मिट्टी के अंदर और कम पानी में भी बेहतर तरीके से परिणाम दे सकती हैं। कैसे, आइए देखते हैं हमारे कार्यक्रम के इस सेगमेंट में। किसान भाइयों से मैं इस समय इसलिए मुखातिब हूँ कि मैं उनको बता सकूँ कि खरीफ में फसल उत्पादन के लिए यह उचित समय है कि वो ये डिसाइड कर लें कि उनको अपने कौन से खेत में कौन सी फसल का उत्पादन करना है। तो जिन खेतों में पानी के निकास की अच्छी सुविधा है वहाँ पर वो 2 दालीय फसलें उत्पादित करने के लिए सोच सकते हैं, और जिन फसलों की जड़ों में पानी रुकने के नाते उनका नुकसान ना होता हो, ऐसी फसलों को नीचे वाले खेतों में चुनें जहां की पानी लगा रहता है। नेशनल सीड कॉरपोरेशन के पास 60 फसलों के 600 प्रजातियां हैं जो कि भारतवर्ष में हर एरिया के लिए उन्नत हैं, अधिक फसल देने वाली हैं, रोगों से बचाव है उनमें, और वो कम पानी की अवस्था में भी काम करती हैं। किसान भाई नेशनल सीड कॉरपोरेशन के किसी भी कार्यालय में किसान कॉल सेंटर के माध्यम से उनका पता पा सकते हैं। किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1800-180-1551। किसान कॉल सेंटर से ही के माध्यम से वैज्ञानिकों से वह यह भी पता कर सकते हैं कि उनके एरिया में जितनी बरसात होती है, उनका खेत जिस तरह का है, उसके लिए सूटेबल वैरायटी कौन सी होगी। बाज़ार में बीज बेचने वाले बहुत सारे विक्रेता और एजेंसी उपलब्ध हैं। किसानों को बीज सेलेक्ट करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी ऐसी हो जिस पर विश्वास किया जा सके। राष्ट्रीय बीज निगम ऐसी ही एक विश्वसनीय कंपनी है। सन 63 से करीब पूरे देश में 8000 किसानों के माध्यम से वैज्ञानिकों की देखरेख में बीज का उत्पादन कराया जाता है। करीब 15 लाख कुंटल बीज नेशनल सीड कॉरपोरेशन पूरे देश में वितरित करता है, और इसका बीज बाज़ार में वही लाया जाता है जिसका परीक्षण राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के प्रयोगशालाओं में तथा निगम की अपनी प्रयोगशालाओं में करने के बाद मानकों के अनुरूप पाया जाता है। उन बीजों को हम किसानों को उपलब्ध कराते हैं। एनएससी के बारे में ज़्यादा जानकारी एनएससी की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर भी पाई जा सकती है, तथा बीजों की उपलब्धता के बारे में डीलर्स सबसे नज़दीक किसानों के कौन सा उपलब्ध है उसके बारे में यह जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। तथा यह जानकारी किसान कॉल सेंटर के माध्यम से भी पाई जाती है। अभी खरीफ का मौसम आने वाला है। एनएससी के पास धान का, अरहर का, उड़द, मूंग, मोट, मसूर, खरीफ के समय में बोए जाने वाले सारे फसलों के बीज उपलब्ध हैं। ये बीज हमारे अपने कार्यालय में तथा वितरकों के पास उपलब्ध रहेंगे।
और किसान भाई अपने खेत में कौन सी फसल, कौन सी प्रजाति बोना है, उसके लिए बीज पाने के लिए राष्ट्रीय बीज निगम के कार्यालय या वितरक से संपर्क कर सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि भारतीय शहरी मध्यम वर्ग जो कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में निवास करता है, उसकी एक समस्या रहती है सब्जियों के महंगे रहने की, और साथ ही साथ जो सब्जियां उसको मिलती हैं उनके कीटनाशक युक्त होने की। लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इस समस्या का समाधान निकाल लिया है। ऐसे बीजों की किस्म पैदा की गई है जिसके जरिए ये मध्यम वर्ग अपने घर बैठे गमलों में, ट्रे में, अपनी छत पर, अपनी बालकनी में हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, मिर्च और भी तमाम तरह की सब्जियां हासिल कर सकता है। कैसे, आइए जानते हैं। आजकल जो शहरी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये गमलों में सब्जियों का जो है हर तरफ बहुत ज़्यादा मांग है। तो कौन कौन सी सब्जियां हैं जो गमलों में उगाई जा सकती हैं? पूसा कृषि संस्थान दिल्ली के मध्य में है तथा इसके चारों ओर शहर है। तो शहरी और शहर के आसपास के लोगों के लिए सब्जी खेती में ही ज़्यादा फ़ायदा है। और शहर में क्योंकि सब्जी का ज़्यादा उपयोग होता है, लोगों को ज़्यादा सब्जी चाहिए क्योंकि इससे संतुलित आहार होता है, लोगों की सेहत बनती है, कुपोषण दूर होता है और किसानों के लिए आय बढ़ती है। शहरों में जो बड़े फ्लैट्स में रहते हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, वो कैसे सब्जी उगा सकें जो कीटनाशक रहित हो, उसके लिए भी हमने यहाँ सब्जियाँ उगाकर गमलों में बताया हुआ है, सॉइललेस बैग में बताया हुआ है, जिससे छतों पर भी, बालकोनी में भी जो शहरी लोग हैं वो सब्जियाँ उगाकर अपने दैनिक जीवन में कीटनाशक रहित सब्जियों का उपयोग कर सकते हैं तथा अपनी सेहत अच्छी बना सकते हैं। तो कैसे ये कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मुख्य फसलें हैं जैसे जिनकी गमलों में उगाकर हम लगातार तोड़ाई कर सकते हैं, जैसे कि टमाटर है, चेरी टमाटर आज करा है, मिर्च है, शिमला मिर्च है, बैंगन है। इन सब्जियों को गमले में लगाकर एक एक दो दो पौधे घर में दो दो तीन व्यक्ति अपना आहार जो है ना वो दैनिक जीवन का पा सकते हैं सब्जियों का। इसके अतिरिक्त जो पत्तेदार सब्जियां हैं उसका भी हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी उपयोग है तथा पत्तेदार सब्जियों को भी ट्रेज़ में, जैसे कि यहाँ बताया गया है कि ट्रेज़ में अपनी मेथी है, पालक है और ऐसी चौलाई है, इन सब्जियों को उगाकर भी पत्तेदार सब्जियों का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पत्तेदार सब्जियों में भी भरपूर पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि आयरन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, विटामिन ए है, ये प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो किसान भाइयों को तथा उपभोक्ताओं को ये बताना अति आवश्यक है कि सब्जियों का भरपूर प्रयोग करें, अपने दैनिक जीवन में संतुलित आहार बनाएं तथा दवाई से भी वंचित रहने की उनको ये हो जाएगा अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी का उपयोग करते हैं तो। दोस्तों, हमने देखा है कि तकनीक ने आज हर क्षेत्र के अंदर बहुत अंदर तक दखलंदाजी कर रखी है और कृषि क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली पूसा ने इस तरह के यंत्रों को विकसित किया है जिसके जरिए सब्जी उगाने वाले किसान बहुत हद तक लाभान्वित हो सकते हैं। और चलते हुए आपको ये भी बताते चलें कि इस तरह का फ्रिज भी विकसित किया गया है जो कि सूर्य की रोशनी से चलता है। तो आपके पास यदि बिजली नहीं है और बिजली की किल्लत है तो इस फ्रिज का आप बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, आइए विस्तार से देखते हैं हमारे कार्यक्रम के इस सेगमेंट में। हम लोगों ने यहाँ पे किसानों के लिए बहुत सारी मशीनें तैयार की हैं जो उन किसानों के लिए, छोटे और बड़े किसानों के लिए उपयोगी हैं। ख़ास तौर से अगर आप देखें तो हमने जो है गाजर बोने की मशीन, गाजर उखाड़ने की मशीन और आपका ओकरा प्लांटर जिसको हम कहते हैं, यानी कि भिंडी बोने की मशीन, भिंडी निकालने की मशीन। हम लोगों ने पूसा व्हील हैंडहो, एक छोटा सा हैंडहो बनाया है जो कि कतार में बोई हुई सब्ज़ी या इस तरह की जो भी क्रॉप है उसके बीच में आपका जो घास फूस इसको निकालने का काम करती है और वो किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी है। उसको किसान खड़े खड़े उसको चला सकता है, उससे उसके पीठ में कहीं भी कमर में दर्द नहीं होता। इसके अलावा हम लोगों ने एक एक्वा फर्टी सीड ड्रिल बनाया है। वो एक ऐसा सीड ड्रिल है जो कि एक ही टाइम में वो पानी, फर्टिलाइज़र और बीज की बुआई कर देता है और इससे जो है बरानी खेती में बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा हम लोगों ने जो है प्री जर्मिनेटेड पैडी सीडर बनाया है जिसमें कि धान को अंकुरित करके और सीधा जो है आप जो है ज़मीन में बो सकते हैं। और इसके प्रयोग में ये देखा गया है कि जितने भी ये जो ट्रांसप्लांटेड जो
पैडी होता है और जो इससे होता है, दोनों में कोई खास अंतर नहीं होता, दोनों की उपज लगभग बराबर होती है। लहसुन बोने की मशीन जो है अभी तक इजाद नहीं हुई थी जो मैकेनिकल या ट्रैक्टर से चल सके, तो हम लोगों ने लहसुन को बोने के लिए एक मशीन बनाई है और उस मशीन के द्वारा आप जो है दिन भर में करीब 2 हेक्टेयर लहसुन की बुआई कर सकते हैं। लहसुन को उखाड़ने की भी मशीन यानी लहसुन हार्वेस्टर भी हमने बनाया है, वो भी आपके सामने प्रस्तुत है। हम लोगों ने सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके कुछ मशीनें बनाई हैं जो फार्मर के लिए बहुत ही उत्तम है। एक तो हमने बनाया है सूरज से चलने वाला उपकरण जो कि जिसको कहते हैं हम लोग नैपसैक स्प्रेयर, वो सोलर एनर्जी से हम लोग उसको चलाते हैं। उसमें फ़ायदा ये होता है कि फार्मर को नैपसैक स्प्रेयर को हाथ से चलाने के लिए 16 स्ट्रोक प्रति मिनट हाथ से चलाना पड़ता है, जो कि हाथ उसका दर्द हो जाता है। उसको हम लोग सोलर एनर्जी की बैटरी से रिचार्ज करके उसको चलाते हैं और फार्मर जो है एक रिचार्ज में 5 घंटे तक उस स्प्रेयर को अपनी जो है वहाँ पे भूमि में प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा हम लोगों ने बनाया है एक सोलर रेफ्रिजरेटर छोटा सा, जो किसानों को और गांव में प्रयुक्त हो सकता है। खास तौर से गांव में एक बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि वहाँ पे सब्जियों के अलावा जो है वैक्सीन्स जो होते हैं बच्चों को लगाने वाले टीके, वो ख़राब हो जाते हैं जल्दी। उनको रखने के लिए अगर गांव में बिजली नहीं है तो उसको प्रयुक्त किया जा सकता है। उस रेफ्रिजरेटर में आप वैक्सीन्स भी रख सकते हैं, फल फूल भी रख सकते हैं और वो काफ़ी दिन तक चलता रहता है, कोई बाहरी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती उसमें। तीसरा हम लोगों ने बनाया है एक बासमती धान थ्रेशर। बासमती धान के अंदर एक प्रॉब्लम ये आती है कि बासमती धान जो है जब उसको आप रेगुलर थ्रेशर से आप थ्रेश करते हैं तो उसके अंदर 10 से 12% टूटन निकलती है धान में से। लेकिन जो हमारा बासमती धान थ्रेशर जो हमने स्पेशल बनाया है, उसका एक फ़ायदा ये है कि उसके अंदर जो धान की टूटन है वो केवल 2 से 3% रहती है और इसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए है जो हमारे इंस्टीट्यूट से उपलब्ध है। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। तो बहुत सारी जानकारियों से भरा हुआ आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपके पत्रों का, सुझावों का, प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा बेसब्री के साथ इंतजार रहता है। आप चाहें तो फेसबुक पर भी हमें अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत करा सकते हैं और चाहें तो हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। और यदि इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहें तो यूट्यूब पर हम आपके लिए हाजिर हैं। तो इस वादे के साथ कि आने वाला कल कृषि के लिए और भी अधिक बेहतर बनकर आएगा, आपसे अनुमति चाहते हैं पूरी टीम के साथ। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार।